बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बताएंगे। जेपी नड्डा का आज मसूरी दौरा रहने वाला है। बड़ी जानकारी है, मसूरी के गांधी चौक पर विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को यहां पर संबोधित करने वाले हैं। तो उत्तराखंड का दौरा आज जेपी नड्डा का रहने वाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैक टू बैक दौरे, बैक टू बैक जनसभाएं करने का कार्यक्रम आज जेपी नड्डा का है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी मिशन साउथ पर है और दूसरी तरफ जेपी नड्डा उत्तराखंड के आज दौरे पर रहने वाले हैं। जनसभा को संबोधित आज वो यहां पर करेंगे। इसके पहले भी उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं जेपी नड्डा। हरिद्वार पहुंचे थे, वहां पर चुनावी रैली को संबोधित किया था और आज फिर अब कार्यक्रम है जेपी नड्डा का उत्तराखंड के दौरे पर आज जाने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे जेपी नड्डा। तो बड़ी खबर है उत्तराखंड के दौरे से जुड़ी हुई। आपको याद होगा बीते दिन हरिद्वार पहुंचे थे और हरिद्वार से 3 सीटों को साधने का प्रयास उनके द्वारा किया गया था और अब आज एक बार फिर से मसूरी का दौरा रहने वाला है जेपी नड्डा का और यहां पर पहुंचकर सभा को संबोधित भी करेंगे। तो तैयारियां लगभग अब पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि आज का ये कार्यक्रम है, कई मायनों में खास रहने वाला है। तो आज गरजते हुए नजर आएंगे जेपी नड्डा, विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। जो बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। गांधी चौक पर विशाल जनसभा का कार्यक्रम होगा। सैकड़ों लोग आप जुड़ने की यहां पर उम्मीद जताई जा रही है और हर बूथ पर खासतौर पर महिलाओं की सहभागिता आज के कार्यक्रम में देखने को मिलेगी। बढ़ते खबरों में आगे अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिहार में कई रैलियां करते नजर आने वाले। स्टार प्रचारक के तौर पर बिहार में चुनावी हुंकार भरेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नवादा लोकसभा में होगी सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा। दोपहर 12:15 में औरंगाबाद पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, वहां पर रैली होगी। दोपहर 1:30 बजे नवादा में भी सीएम योगी आदित्यनाथ रैली करते नजर आएंगे। तो देखिए, बैक टू बैक आज सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार के 2 जिलों में जनसभा को संबोधित करेंगे, चुनावी हुंकार भरेंगे, रैली करते हुए नजर आएंगे और इसे लेकर पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है। बात बीते दिन की करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ देहरादून, श्रीनगर, रुड़की के दौरे पर थे और इस बीच भाजपा ने सुशासन का मॉडल दिया, ये कहते हुए नजर आए। साथ ही साथ अपराधियों को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट सामने आया है। योगी ने कहा कि पहले यूपी में 2-2 महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था, पर जब से यूपी में भाजपा सरकार आई कहीं ना कर्फ्यू लगा और ना दंगे हुए। योगी ने कहा कि यूपी में अपराधियों में खौफ है, अपराधियों को इस लायक नहीं छोड़ा जाएगा कि वे यूपी से निकलकर उत्तराखंड आ सके। अपराधियों के लिए जेल से पहले जहन्नुम का रास्ता खोलेंगे। तो ये तमाम बातों का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ बीते दिन अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा। तो यूपी के मुख्यमंत्री आज बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं। नवादा और औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे, रैली करते हुए नजर आएंगे और इसे लेकर प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है। तो बिहार में ही रैलियां करते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की करते हैं। देखिए किस तरीके से लाहौर में मारा गया है सरबजीत का हत्यारा। लाहौर में अंडरवर्ल्ड डॉन अमीर सरफराज की हत्या की गई है। आपको बता दें कि अज्ञात लोगों ने गोली मारी, तो वहीं सरबजीत सिंह को मारने के आरोप थे और ऐसे में ये बड़ी खबर लाहौर से आपको बता रहे हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन अमीर की हत्या की गई और ऐसे में अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी थी। लाहौर में अब सरबजीत का हत्यारा मारा गया। शायद पलक के पास कुछ जानकारी। पलक, जो न्यूज़पेपर है नवोदय टाइम्स, इसमें फ्रंट पेज पर ही खबर को दिखाया गया है। बाइक सवार लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, गोली चलाई है। दरअसल आपको इसमें जानकारी दे दें कि अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है, ये जानकारी मिली है। सरबजीत सिंह की हत्या के आरोपी और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के करीबी सहयोगी आमिर सरफराज तांबा की लाहौर में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। जानकारी मिली है कि बाइक पर सवार हमलावरों ने पाकिस्तान में लाहौर के इस्लामपुरा इलाके में यह हमला किया है। हालत नाजुक, एक अस्पताल में ले जाया गया था जहां पर उसकी मौत हो गई है। कड़ी सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल के अंदर तांबा सहित अन्य कैदी के द्वारा यहां पर बर्बर हमले के कुछ दिन के बाद सरबजीत सिंह 2 मई 2013 की सुबह लाहौर के जिन्ना अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। हमले के बाद करीब 1 हफ्ते तक वो अचेत रहे थे। तांबा का जन्म 1979 में लाहौर में हुआ था। तो सरबजीत का जो हत्यारा है वो ढेर हो गया है और बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी है।
और देखिए इस बीच खबरों में बढ़ते हैं आगे, अगली खबर का रुख करते हैं। इजराइल से जुड़ी एक खबर, हमलों के बीच में ईरान की सेना की बड़ी प्रतिक्रिया अब सामने आई है। कहा है कि हमारा ऑपरेशन अब हो चुका है खत्म, अब इजराइल हमला करेगा तो अंजाम भुगतेगा। दरअसल ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर हमला किया गया, जिसके बाद नेतन्याहू भी रिटेलिएशन मोड में नजर आ रहे थे और ये हमला करने के बाद अब फिलहाल ईरान ने कहा है कि हमारा हमला खत्म हो चुका है, लेकिन अब अगर इजराइल ने दोबारा अटैक किया तो उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। फिलहाल नुकसान काफी ज्यादा, दोनों ही देशों के बीच में संघर्ष लगातार जारी है और इस बीच अफरा तफरी का माहौल देखा जा सकता है। और प्रतिक्रियाएं भी देखिए इंटरनेशनली सामने आई, बाइडेन का सपोर्ट इजराइल को है। इस बीच ऋषि सुनक ने भी ईरान के हमले की निंदा करी थी। ऐसे में नेतन्याहू शुरू से स्पष्ट रहे हैं अपनी स्थिति को लेकर कि अगर हमारे ऊपर अटैक किया जाएगा तो हम इसको रिटेलिएट जरूर करेंगे। अगर अब नेतन्याहू रिटेलिएट करते हैं, इजराइल रिटेलिएट करता है, ईरान के ऊपर जवाबी कार्रवाई करता है, तो ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि अंजाम भुगतना पड़ेगा अगर अब इजराइल ने हमला किया तो। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि इजरायल के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के साथ मेरी बातचीत हुई है। जयशंकर ने एक्स पर लिखा है कि मैंने कल के घटनाक्रम पर अपनी चिंता साझा की और व्यापक क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा की है। इसी बीच आगे बढ़ेंगे। ईरान के हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहां पर अपना रिएक्शन दिया था, लेकिन इसी बीच देखिए जो ये हमला हुआ, इस एक्शन में पीएम नेतन्याहू का भी जो रिएक्शन है वो सामने आया है। आईडीएफ की तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ उनकी बैठक हुई है। ईरान के बड़े शहरों पर हमला कर सकती है आईडीएफ, ये उनके द्वारा कहा गया है। दरअसल आपको इसमें जानकारी दे दें कि 300 ड्रोन और मिसाइलें ईरान ने इजरायल पर दागी थी। 99% हवा में नष्ट हालांकि हो गई थी। बड़ा ये हमला हुआ है, 30 से ज्यादा क्रूज मिसाइल इसमें थी, 120 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल थी। तो आप समझ सकते हैं ये हमला कितना ज्यादा बड़ा रहा। इजरायल ने ईरान के अप्रत्याशित हमले को रोकने में कहीं ना कहीं सफल भी वो रहा है। बढ़ते खबरों में आगे, और आप सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। संजय के कंधे पर हाथ डाले हुए नजर आए और वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। दोनों की मुलाकात की ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर। लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई है। तो देखिए आम आदमी पार्टी की मुसीबत, जहां शराब नीति मामले को लेकर लगातार बढ़ रही है और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। आज सुनवाई भी होने वाली है उनकी गिरफ्तारी की चुनौती देने वाली याचिका पर। तो बीते दिन की तस्वीर आपके स्क्रीन पर, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हुए संजय सिंह नजर आए। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों में बातचीत हुई है और देखिए आगे चुनाव में किस तरह से ज्यादा वोट परसेंटेज बढ़ाया जाए और जीत हासिल किया जाए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर। इसे लेकर तमाम पार्टी पूरी तरह से रणनीति बनाते हुए आगे चुनावी मैदान में उतर रही है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये कोशिश होगी, क्योंकि इंडिया अलायंस के साथ है आम आदमी पार्टी भी, और ऐसे में अभी तो एक भी सीट नहीं है जो दिल्ली की। अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें तो कहीं ना कहीं खाता खोले, और ना सिर्फ खाता खोले बल्कि अच्छा प्रदर्शन किया जाए। और आप देखिए वो इसीलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है और ये कोशिश है आम आदमी पार्टी की इस पूरे मुद्दे को भुनाया जाए, क्योंकि कहा भी जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, आप इसका जवाब वोट के जरिए दो। आगे बढ़ेंगे। तस्वीर हमने आपको दिखाई क्योंकि कल ये सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा का विषय बनी हुई थी, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से संजय सिंह के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। एक अच्छी मुलाकात आप इसे कह सकते हैं कि बातचीत दोनों के बीच हो रही थी, क्योंकि संजय सिंह के चेहरे पर एक मुस्कान भी नजर आ रही थी। लेकिन अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी सभा, राजनांदगांव के खैरागढ़ में विजय संकल्प रैली को किया संबोधित, किसानों से किया और भी बेहतर दिन लाने का वादा। तो देखिए किस तरीके से ये वादा किया गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किसानों से, कि हम जो कहते थे कि बेहतर दिन आएंगे और अच्छा हम आपसे वादा करते हैं कि आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि किसानों के लिए ये आप अगर संकल्प पत्र को आप देखेंगे, संकल्प मोदी की गारंटी जो नाम दिया गया है इस पत्र को, इस घोषणा पत्र को, उसमें ये कहा गया है कि एमएसपी बढ़ाई जाएगी आने वाले समय में और किसानों को ज्यादा सहूलियत हो, किसानों की और बेहतरी हो। इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है, एक विजन सरकार के पास है। क्योंकि आप देखिए कई बार किसान ये कहते हैं कि जो एमएसपी है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार हमने देखा किसानों की तरफ से, खासतौर पर पंजाब हरियाणा के किसान जिनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया जाता है, नाराजगी बीच बीच में सामने आती है। लेकिन किसानों की बेहतरी हो, आमदनी किसान की बढ़े, इस बात का जिक्र हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए हैं। इतना ही नहीं, क्योंकि देखिए किसानों के खाते में बाकायदा पैसे जाते हैं। और अब देखिए छत्तीसगढ़ में अमित शाह ने जब चुनावी सभा की तो ये कहा, किसानों से वादा किया कि आप हम पर विश्वास कीजिए, जो बेहतर दिन है वो जरूर आएंगे। और देखिए इस बीच न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि महाराष्ट्र में भी वो मौजूद रहे हैं। महाराष्ट्र में गृह मंत्री अमित शाह की सभा रही। गोंदिया में
दोहराया संकल्प पत्र का वादा। संकल्प पत्र में बीजेपी ने कई सारे वादे किए। संकल्प पत्र के लॉन्च के बाद में वो महाराष्ट्र में पहुंचते हैं, महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित करते हैं, तमाम वादे करते हुए वो नजर आते हैं। और साथ साथ में महत्वपूर्ण बात उन्होंने एक बार फिर से जिक्र किया, कैसे उन्होंने ज्ञान के ऊपर, जातियों के ऊपर फोकस किया है, क्या कुछ वादे रहने वाले हैं, मैनिफेस्टो में क्या कुछ होना है, इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए। जनसभा को उनके द्वारा संबोधित किया गया और एक बार फिर से 4 जून 400 पार का नारा गूंजता हुआ भी महाराष्ट्र में भी नजर आया। और वहीं देखिए, बिहार पहुंचे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चुनावी सभा जमुई और बांका में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान कांग्रेस पर और आरजेडी पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। आपने देखा होगा इसके पहले जब प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार पहुंचे हुए तो उस दौरान भी उन्होंने कैसे विपक्ष पर निशाना साधा था। लालू कार्यकाल को उन्होंने वहां पर याद दिलाया था और जमकर परिवारवाद का जिक्र करते हुए उस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी भी नजर आए थे। और कुछ यही तस्वीर कल देखने को मिली जब राजनाथ सिंह पहुंचे, बिहार चुनावी सभा को संबोधित किया, कांग्रेस पर और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। भारत कुछ बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। राजनाथ सिंह का ये स्टेटमेंट जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बांका और जमुई में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया और अखबारों में भी इसका जिक्र है। कहा है कि बेल पर रहने वाले मोदी को जेल भेजने की बात करते हैं। साथ ही साथ विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई नहीं है जो नरेंद्र मोदी के स्वच्छ छवि पर उंगली उठा सके। इन्हीं तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया, मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बात करते हैं अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की। उत्तराखंड में सीएम योगी आदित्यनाथ ने धुआंधार प्रचार प्रसार किया, जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर। पौड़ी, गढ़वाल के श्रीनगर और रुड़की में जनसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। देहरादून में भी योगी ने चुनाव प्रचार प्रसार किया और इस दौरान तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। देखिए, पहले भी इसका मैंने जिक्र किया था कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में ताबड़तोड़ 3 चुनावी सभाओं के दौरान संबोधित करते हुए कांग्रेस के समय देश में आतंकवाद, उग्रवाद जैसी समस्याएं थी, पाकिस्तान अतिक्रमण करता था तो सरकार आंखें मूंद लेती थी। लेकिन आज देश में यदि कहीं पटाखा भी जोर से फूट जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान की सफाई आती है कि इसमें हमारा हाथ नहीं है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय देश में बमबाजी की घटनाएं होती थी, यानी कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। और साथ ही साथ अपराधियों को लेकर भी जिक्र किया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराधियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार काम कर रही है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरीके से काम कर रही है और जब भी उत्तर प्रदेश सरकार का जिक्र होता है तो जिक्र बुलडोजर मॉडल का भी होता है, क्योंकि अपराधियों को बख्शा नहीं जाता है। और सीएम योगी जिस तरीके से आक्रामक होकर बोलते हैं वो कहीं ना कहीं पसंद किया जाता है। इसीलिए बाकायदा उनकी डिमांड है जनता के बीच कि वो उनके क्षेत्र में आएँ और रैलियां करें, जनसभाएं करें। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को लेकर जो खबर है वो ये कि चुनाव प्रचार किया जा रहा है। यूपी के पीलीभीत और उत्तराखंड के नैनीताल में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए उन्होंने जीत का आशीर्वाद मांगा। तो देखिए, एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी की जा रही हैं। वो लगातार जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, क्योंकि 5 लोकसभा की सीटें हैं उत्तराखंड में और ऐसे में हर एक कैंडिडेट के लिए जाकर जनता से वोट की अपील वो कर रहे हैं। उत्तराखंड को और आगे कैसे बढ़ाएंगे, जो वादा उत्तराखंड की जनता से किया गया है, जो उत्तराखंड की जनता की डिमांड है उनको कैसे पूरा किया जाए और सुविधाएं उत्तराखंड की जनता को और ज़्यादा कैसे मुहैया करवाई जाए, इस बात का ध्यान और इस बात का जिक्र हर मंच से खुद सीएम धामी करते हुए नजर आ रहे हैं। साक्षी, आगे बढ़ते हुए बात अब बहुजन समाज पार्टी की, क्योंकि मुजफ्फरनगर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चुनावी शंखनाद किया। केंद्र में सरकार बनी तो पश्चिमी यूपी को बनाएंगे अलग राज्य बनने पर होगा तेजी से विकास। तो नए वादों के साथ में मायावती यहां पर नजर आई। जैसे जैसे चुनावों की तारीख निकट आ रही है वैसे सभी पॉलिटिकल पार्टीज यहां पर अपनी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। और अब तो मायावती ने भी मोर्चा संभाल लिया है। वो यहाँ पर कहते हुए नजर आई कि अगर हमारी सरकार बनी तो पश्चिमी यूपी को, यानी कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से को एक अलग राज्य का दर्जा यहाँ पर जाएगा। और यही बातें वो कहती हुई नजर आई। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बताएंगे। कांग्रेस ने जारी की लोकसभा उम्मीदवारों की एक और लिस्ट। सूची में 10 प्रत्याशियों के नाम हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पर मनोज तिवारी के खिलाफ आपको बता दें कांग्रेस ने दिया है कन्हैया कुमार को टिकट। तो काफी लंबे समय से मंथन इस पर चल रहा था और मंथन के बाद कल ये फैसला लिया गया, ये लिस्ट सामने आई। अखबारों की अगर हम बात करें तो मनोज तिवारी को चुनौती देंगे कन्हैया कुमार। कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से बनाया है प्रत्याशी। चांदनी चौक से जेपी, उत्तर पश्चिम दिल्ली से उदित राज होंगे प्रत्याशी। तो ये बड़ी जानकारी है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस ने कल ही दिल्ली और पंजाब सहित लोकसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को प्रदेश के जालंधर से
टिकट दिया गया है। पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की चांदनी चौक सीट से अनुभवी नेता जेपी अग्रवाल को, जबकि उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से आपको बता दें कन्हैया कुमार को टिकट दिया है। तो अब साफ तौर पर जो मुकाबला है वो मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच में देखने को मिलेगा। काफी लंबे समय तक इस पर मंथन हुआ और मंथन के बाद ये फैसला लिया गया। 2 से 3 दौर की इसमें मीटिंग हुई, अलग अलग राज्यों में इसमें चर्चा हुई। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश पर भी काफी लंबे समय से चर्चा चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पेच अभी फंसा हुआ है। बिल्कुल, तो देखिए दिल्ली की 3 सीटों पर कांग्रेस ने सारे समीकरण साधने की कोशिश की है और इसमें पूर्वांचल और बिहार के मतदाताओं को ध्यान में रखने के साथ साथ जाने पहचाने दलित चेहरों को टिकट दिया है, जबकि जेपी अग्रवाल को कांग्रेस के सबसे पुराने और अनुभवी नेता के तौर पर जाना जाता है। दिल्ली में कांग्रेस पहली बार आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस को 7 में से 3 सीटें ही गठबंधन के तहत मिली है। उधर दोनों पार्टियों ने प्रचार के लिए पहले ही रूपरेखा बना ली है और बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार प्रसार जारी है। अगर उम्मीदवारों की प्रोफाइल की बात करें, देखिए किस तरह से यहाँ पर सभी समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। राजधानी में युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं उत्तर पूर्वी से कन्हैया कुमार, जो कि चुनावी मैदान में हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और इन्हें खास तौर पर युवाओं में बेहद लोकप्रिय माना जाता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके कन्हैया कुमार शुरू से ही विवादों में घिरे रहे और देश विरोधी नारेबाजी के आरोपों में भी उन्हें घेरने की कोशिश की गई। कन्हैया कुमार ने साल 2019 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की टिकट पर बेगूसराय से लोकसभा चुनाव में मुकाबला उन्होंने किया था, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिल पाई थी। बाद में वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और फिलहाल NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी भी हैं। तो उदित राज, जो कि दलित समाज के बीच एक प्रमुख चेहरा है, पूर्व में सांसद रह चुके हैं और भरोसेमंद और अनुभवी नेताओं में शामिल है। चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल, जो कि चुनावी मैदान में हैं और पार्टी के कई जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं बात कुछ और खबरों की, क्योंकि कल की जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर थी वो सलमान खान के घर के बाहर जिस तरीके से फायरिंग हुई, ऐसे में आपको बता दें कि फायरिंग का एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया है। बाइक सवार बदमाशों ने हेलमेट पहना हुआ था। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और देखिए, आप अगर आज का कोई भी न्यूज़पेपर उठाएंगे तो आपको प्रमुखता से सबसे पहले फ्रंट पेज पर यह खबर ज़रूर मिलेगी। इस वक्त अमर उजाला मेरे पास है और देखिए फ्रंट पेज पर यह हेडलाइन है कि मुंबई में सलमान खान के घर पर फायरिंग, लॉरेंस गैंग ने जिम्मेदारी ली है और जिनके तरफ से फायरिंग की गई थी, जो आरोपी थे, बकायदा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वहां पर इन लोगों को लेकर तलाश की जा रही है कि कौन ये हो सकते हैं। हालांकि फॉरेंसिक टीम वहां पर बाकी की जांच भी कर रही है। देखिए कल जिस तरीके से सलमान खान के घर के बाहर, अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई, हमने देखा जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बाइक सवार होकर ये आरोपी आते हैं, ये बदमाश आते हैं, फायरिंग करते हैं और बकायदा एक गोली तो दीवार पर लगती है, क्योंकि 4 से 5 राउंड फायरिंग इनकी तरफ से की जाती है और एक गोली जाकर बालकनी में लगती है। आप सोचिए कि अगर सलमान खान बाहर होते, बालकनी में टहल रहे होते, तो वो कल पक्का इनका निशाना बन जाते। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि वो क्योंकि घर के अंदर थे उस वक्त, इसीलिए बाल बाल वो बच गए। सलमान खान के पास क्योंकि Y+ सिक्योरिटी है, पिछले साल जिस तरीके से लॉरेंस गैंग की तरफ से उनको धमकी दी गई थी जान से मारने की, उसके बाद उनकी सिक्योरिटी में इजाफा किया गया था। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा उनको मुहैया करवाई गई। सलीम खान जो कि उनके पिता हैं, आपको याद होगा वो जब सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए थे तो उस वक्त एक लेटर उनको मिला था, तो ये कहा गया था कि सलमान खान की हत्या कर दी जाएगी। सलीम खान को भी धमकी दी गई थी, कई बार मेल के जरिए, फोन कॉल के जरिए, कुल 5 बार सलमान खान को इससे पहले भी धमकी दी जा चुकी है। और अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है कि आखिर ये जो 2 लोग हैं इनको ढूंढा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये भी है कि लॉरेंस गैंग ने इस पूरे फायरिंग जिस तरीके से कल हुई इसकी जिम्मेदारी ले ली है। देखिए, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के पूरे मामले में 2 संदिग्धों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक की पहचान कर ली गई है, वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया है पूरा केस। अब दूसरे संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की जानी है। वहीं तलाशी के लिए भी पुलिस अलग अलग जगहों पर पहुंच रही है और साथ साथ में इन्वेस्टिगेट कर रही है अलग अलग तरीके से, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। चलिए वहीं देखिए, सलमान खान के घर के बाहर जो गोलीबारी हुई उसमें एक आरोपी की पहचान भी हो गई है। सोर्सेज के हवाले से खबर है, विशाल उर्फ कालू एक आरोपी का नाम है। रोहित गोदारा के लिए ये काम करता है। राजस्थान में लॉरेंस गैंग चलाता है रोहित गोदारा। तो इस बात के कयास, हालांकि जैसे ये खबर आई, कयास लगातार लगाए जाने लगे थे कि हो सकता है कि इसके पीछे किसी बड़ी गैंग का हाथ हो। और अब जानकारी भी कुछ यही मिल रही है, जो एक आरोपी है उसकी पहचान हो गई। फुटेज देखिए, ये आपको हम लगातार दिखा भी रहे हैं। रोहित गोदारा के लिए शख्स है जो कि काम करता है और राजस्थान में लॉरेंस का गैंग रोहित चलाता है।
तो लॉरेंस बिश्नोई पर ही शुरू से ही जो शक की सुई है वो घूम रही थी। जो आरोपी विशाल है, जब उसकी पहचान हुई और उसके बाद ये शक और भी ज्यादा गहरा गया। बिल्कुल, देखिए, और सोशल मीडिया पर अनमोल बिश्नोई के दावे वाली पोस्ट भी वायरल हो रही है, जो पोस्ट आपने सबसे पहले टीवी स्क्रीन पर देखी थी भारत 24 पर। अब देखिए, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के मामले में एक और अपडेट आपको देते चले। बांद्रा पुलिस स्टेशन में 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आईपीसी की धारा 307 और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। जो आरोपियों की पहचान हुई है उसे लेकर भी लगातार अपडेट सामने आ रही है और पुलिस जो है वो पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है। देखिए, अपराध शाखा अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करने वाली है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के मुंबई के बांद्रा स्थित घर के बाहर गोलीबारी की घटना की जांच अब अपराध शाखा करेगी। अधिकारियों ने ये भी जानकारी दी कि इस मामले की जाँच के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा है कि हम इस मामले की कई जरिए से जांच पड़ताल करेंगे और संदिग्धों में से एक लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को कथित संलिप्तता है। तो वहीं सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में आपको अपडेट दे रहे हैं और देखिए अब किस तरीके से जो सलमान खान के फैंस हैं वो सलमान खान के घर के बाहर उनसे मिलने के लिए पहुंचे। कल भी हमने तस्वीर देखी, भारी संख्या में उनकी फैंस वहां पर पहुंचे सलमान की खैरियत जानने के लिए। कई हस्तियां भी इसके अलावा पहुंची हैं। राज ठाकरे ने भी उनसे मुलाकात की। फैंस तो पहुंच ही रहे थे, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी हस्तियां हैं जो सलमान खान के हालचाल जानने के लिए उनके घर पहुंची, उनसे मुलाकात की। जैसे ही फायरिंग सलमान खान के घर के बाहर हुई थी, उनके अपार्टमेंट के बाहर हुई थी, उसके बाद खुद जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, उनकी तरफ से कॉल भी सलमान खान को लेकर किया गया कि वो ठीक हैं, सुरक्षा में इजाफा किया गया, लेकिन राज ठाकरे भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे। आगे बढ़ते हुए बात उत्तर प्रदेश की, मुजफ्फरनगर में बिल्डिंग गिरने की वजह से बड़ा हादसे में एक की मौत, 11 लोगों को बाहर निकाला गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश पूरे मामले पे दिए हैं कि आखिरकार बिल्डिंग कैसे गिर गई, क्या कुछ रीजन रहे बिल्डिंग गिरने के पीछे। फिलहाल तस्वीरें भी सामने आई हैं, वीडियो आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का ये वीडियो, जहां पर अचानक से बिल्डिंग गिर जाती है। अब इस पूरे हादसे के ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जांच पड़ताल के आदेश दिए हैं। इस पूरे इंसिडेंट में कई लोग घायल हो गए हैं। और अब बारी आपको बताने की कि आज कोर्ट में कौन कौन से केस चलने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी केस नंबर 1, शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट के फैसले को दरअसल चुनौती दी गई है। दूसरा मामला है दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। सीएम अरविंद केजरीवाल की राउज़ेमेरी कोर्ट में पेशी होनी है। सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत क्योंकि खत्म हो रही है। तीसरा मामला है दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज़ेमेरी कोर्ट में सुनवाई होगी। सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव के लिए मांगी है अंतरिम जमानत। चौथा मामला है वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का। आप विधायक अमानतुल्लाह की जमानत पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट करेगा अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई। पांचवा मामला है मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद का मामला। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। छठवां मामला स्कूली बच्चे की पिटाई का मामला, सुप्रीम कोर्ट जिसकी सुनवाई करेगा। सातवां मामला है दिल्ली सिख दंगों से जुड़ा हुआ 1982 का दंगा का ये मामला, राउज़ेमेरी कोर्ट में इसमें सुनवाई होने वाली है। सरस्वती विहार में हत्या का ये पूरा मामला जिस पर सुनवाई होगी। तो ये 7 मामले हैं जिस पर आज सुनवाई होने वाली है।